अत्यधिक मात्रा में जारी किया जाना है। पूर्ण विराम, इन्वर्टेड कॉमा बंद। प्रोफेसर पीगू के अनुसार प्रोफेसर पीगू, PIGOU, पीगू के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, मुद्रास्फीति की अवस्था तब होती है जब मौद्रिक आय उपार्जन संबंधी, जब मौद्रिक आय उपार्जन संबंधी क्रियाओं की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रही हो। पूर्ण विराम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। पैराग्राफ चेंज कर लिखिए, इस प्रकार उपर्युक्त सभी परिभाषाओं के अध्ययन के पश्चात यह कहा जा सकता है कि प्रोफेसर पीगू द्वारा यह कहा जा सकता है कि प्रोफेसर पीगू द्वारा दी गई मुद्रास्फीति की परिभाषा बहुत ही सरल कोमा स्पष्ट एवं संतोषजनक है। पूर्ण विराम। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति वह स्थिति है, मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब अधिक मुद्रा की मात्रा कम वस्तुओं का पीछा करती है। कम वस्तुओं का पीछा करती है। अब हेडलाइन बनाइए, मुद्रास्फीति के नियंत्रण के उपाय। मुद्रास्फीति के नियंत्रण के उपाय। आवाज जब समझ में नहीं आती हो कभी तो आप बोल कर बीच बीच में बोला करें कि अगर आपको जहां सुनाई नहीं पड़े या छूट रहा हो, जहां लिखने में छूटे आप बता दिया कीजिए। मुद्रास्फीति के नियंत्रण के उपाय।
पारा चेंज कर लिखे, मुद्रास्फीति के नियंत्रण के निम्नलिखित उपाय हो सकते हैं डैश। नंबर ए कैपिटल ए, नंबर ए कैपिटल होगा। मौद्रिक उपाय, पारा चेंज कर लिख के डैश देकर, मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित होता है। इस नीति के अंतर्गत ब्याज दर में परिवर्तन लाकर देश में विनियोग की मात्रा, ब्याज दर में परिवर्तन लाकर देश में विनियोग की मात्रा प्रभावित की जाती है। पूर्ण विराम। इस नीति के अंतर्गत निम्नलिखित उपायों द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है डैश। नंबर 1, बैंक दर में परिवर्तन, सॉरी बैंक दर में वृद्धि, बैंक दर में वृद्धि। नंबर 2, खुले बाजार की नीति या खुले बाजार की प्रक्रिया। नंबर 3, सुरक्षित कोष के अनुपात में वृद्धि। सुरक्षित कोष के अनुपात में वृद्धि, ब्रैकेट में लिख लीजिए CRR कैपिटल में। नंबर 4, मार्जिन आवश्यकताओं में वृद्धि। मार्जिन आवश्यकताओं में वृद्धि। नंबर 5, उपभोक्ता साख नियमन। नंबर 6,
नई मुद्रा का प्रचलन एवं पुरानी मुद्रा को रद्द करने की नीति एवं पुरानी मुद्रा को रद्द करने की नीति अब लिखिए कैपिटल बी, राजकोषीय नीति या राजकोषीय उपाय। राजकोषीय उपाय डैश देकर लिखिए। राजकोषीय उपाय सरकार द्वारा किए जाते हैं। सरकार द्वारा किए जाते हैं जिसका माध्यम कराधान कोमा सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण आदि होते हैं। पूर्णविराम। इसके अंतर्गत निम्न उपाय आते हैं। डैश नंबर 1, सार्वजनिक व्यय में कमी। नंबर 2, करों में वृद्धि। नंबर 3, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि। सार्वजनिक ऋण में वृद्धि। नंबर 4, बेहतर ऋण प्रबंधन। बेहतर ऋण प्रबंध। अब लिखिए नंबर सी, कैपिटल सी, भौतिक उपाय। सुनो ना, सी में भौतिक नहीं लिखो, लिखो अन्य उपाय, इसमें सब आ जाएगा। अन्य उपाय, नंबर सी, अन्य उपाय।
अन्य उपाय में लिखिए नंबर 1, उत्पादन में वृद्धि। नंबर 2, मजदूरी की दर पर नियंत्रण। नंबर 3, सट्टेबाजी एवं जमाखोरी पर नियंत्रण। सट्टेबाजी एवं जमाखोरी पर नियंत्रण। नेक्स्ट, चौथा, संबंधित वस्तुओं का आयात। पांचवा, मूल्य नियंत्रण एवं राशनिंग। मूल्य नियंत्रण एवं राशनिंग। मूल्य नियंत्रण एवं राशनिंग। अब निष्कर्ष लिखिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से मौद्रिक नीति राजकोषीय नीति एवं भौतिक उपाय तीनों आवश्यक है। पूर्ण विराम। ये तीनों नीतियां यदि सम्मिलित रूप से अपनाई जाए तो मुद्रास्फीति रूपी समस्या से निजात पाया जा सकता है। निजात नरसिकार जाकर तो निजात पाया जा सकता है। लिख लिए? नीचे में ब्रैकेट में लिखिए, इन सभी उपायों को उलटकर लिख देने से मुद्रास्फीति का कारण बन जाएगा। मुद्रास्फीति का कारण बन जाएगा। ब्रैकेट बंद,
अंडरलाइन लिख कर दीजिए, उसको अंडरलाइन कर दीजिए। मतलब इसको परीक्षा में नहीं लिखना है। मैंने जो जो उपाय अभी बताए, मान लो मुद्रास्फीति का बाय द वे कारण पूछ दिया तो कारण याद करने की जरूरत नहीं है। ये जो दूर करने का उपाय हमने बताया है, इसको उलट करके पॉइंट बना दोगे, 5-7 पॉइंट, ज्यादा नहीं। हम ज्यादा इसलिए लिखाए हैं कि इसमें भूल भी जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें से कुछ पॉइंट को अगर उलट करके लिख दोगे, जैसे मजदूरी की दर पर नियंत्रण, ठीक है, तो मजदूरी दर में वृद्धि हो जाएगा। सट्टेबाजी पर रोक है तो सट्टेबाजी में वृद्धि, देख रहे हो ना। तो ये इसको उलट दोगे, उत्पादन में वृद्धि तो उत्पादन में कमी। उलट देने के बाद मुद्रास्फीति का क्या बन जाएगा, कारण बन जाएगा। तो वो हमने इसलिए एक लाइन लिखा दिया नीचे में, अगर इतना याद है तो आप ऐसा कर सकते हो। अब इस सारे पॉइंट्स को हम लोग जल्दी जल्दी समझते हैं। पहला पॉइंट है, हम लोग समझ क्या रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन है? मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? महंगाई। महंगाई में दो बातें होती है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमत तेजी से बढ़ती है। अब लिखना कुछ भी नहीं, सिर्फ सुनना है। लिखने का जो था मैंने लिखा दिया। मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में अगर हम उसको कहें, साधारण शब्दों में, तो मुद्रास्फीति का अर्थ होता है महंगाई। इस महंगाई में क्या होता है? वस्तुओं और सेवाओं का कीमत तेजी से बढ़ रहा होता है। और ठीक इसके विपरीत मुद्रा का जो वैल्यू है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, उतने ही तेजी से गिर रहा होता है। मतलब मुद्रा का वैल्यू, रुपया का वैल्यू क्या होता है? गिरता है। और वस्तुओं और सेवाओं का कीमत बढ़ता है। ऐसी स्थिति को मुद्रास्फीति की स्थिति कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि हम इसे कैसे कंट्रोल करें, इस महंगाई को कैसे रोकें। इस महंगाई को रोकने के लिए विधि संगत उपाय दिए गए हैं। पहला उपाय आपका है मॉनेटरी मेजर्स, मौद्रिक उपाय। दूसरा उपाय है राजकोषीय उपाय। और तीसरा उपाय है भौतिक उपाय। तो हम लोग पहले मौद्रिक उपाय देखें। मौद्रिक उपाय का मतलब मुद्रा संबंधी उपाय, जिसमें हम इंटरेस्ट रेट से छेड़छाड़ करते हैं, ब्याज दर से ब्याज दर में परिवर्तन करते हैं। तो मौद्रिक उपाय वह उपाय है जो केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित की जाती है। अगर इंडिया की बात करें तो भारत में आरबीआई द्वारा संचालित की जाती है। इसका पहला पॉइंट है बैंक रेट, बैंक दर। आपको याद होगा कि बैंक दर और ब्याज दर। विद्या, फोन है किसी का? ये विद्या, फोन है। बैंक दर और ब्याज दर में अंतर है। बैंक दर वह दर है जो केंद्रीय बैंक द्वारा व्यवसायिक बैंक से वसूला जाता है। बढ़िया समझिए, तभी ऑब्जेक्टिव बनेगा। आप जिस नोट्स को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उससे ऑब्जेक्टिव अपने आप क्लियर हो जाएगा सब। बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक
व्यावसायिक बैंक से वसूली करता है। और व्यावसायिक बैंक जो हम लोगों से वसूल करता है वो क्या कहलाता है? ब्याज दर। मतलब व्यावसायिक बैंक जो हम लोगों से लेता चार्ज करता है वो क्या हो गया? इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर। और व्यावसायिक बैंक से जो केंद्रीय बैंक चार्ज करता है वो क्या कहलाता है? बैंक दर। ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया? और यह भी क्लियर हो गया कि बैंक रेट और इंटरेस्ट रेट ये दोनों अलग अलग है। बैंक रेट इंटरेस्ट रेट नहीं हो सकता है, लेकिन इन दोनों में संबंध है और इन दोनों में सीधा संबंध है, डायरेक्ट रिलेशन है। क्या है सीधा संबंध? अगर बैंक रेट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। क्यों? इसलिए कि बैंक रेट जब यानी केंद्रीय बैंक जब व्यावसायिक बैंक से ज्यादा चार्ज करेगा तो व्यावसायिक बैंक ऑब्वियसली हम लोगों से ज्यादा चार्ज करेगा। अब प्रश्न यह उठता है कि यह बैंक रेट मुद्रास्फीति को कैसे कंट्रोल करता है? जब बैंक रेट वृद्धि होगा, बैंक रेट में वृद्धि होगा, तो बैंक रेट के बढ़ने से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ब्याज दर बढ़ेगा, जो अभी मैंने समझाया। जैसे बैंक रेट बढ़ेगा यानी केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंक से ज्यादा चार्ज करेगा तो व्यावसायिक बैंक भी आम लोगों से ज्यादा चार्ज करेगा, यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्याज दर बढ़ेगा। जब ब्याज दर में वृद्धि होगा तो दो बातें, एक क्या होगा? ब्याज दर बढ़ने से लोग अपने जेब का पैसा, अपने पैसा जो नगद है बैंक में रखेगा ब्याज के लालच में, तो लोगों की जेब से पैसे कम। दूसरा क्या है कि बैंक से कर्जा, ऋण कम लेगा, क्योंकि चार्ज ज्यादा करेगा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो बैंक से कर्जा कम ले रहा है, अपना पैसा बैंक में जमा कर दे रहा है, लोगों के पास पैसा क्या होगा? कम होगा। जब लोगों के पास पैसा कम होगा, मांग कम होगा, मांग कम होगा तो मूल्य नियंत्रित हो जाएगा, मूल्य कम हो जाएगा। दैट्स ऑल। इस पॉइंट में कोई दिक्कत? बैंक रेट को समझने में किसी को दिक्कत? फट से अनम्यूट करो, तुरंत बोलो, टेक्नोलॉजी से फैमिलियर हो। हाँ, बस इतना बोलने में इतना देर क्यों? फट से उसको माइक ऑन करोगे, फिर ऑफ करो माइक को, एकदम ऑन ऑफ करना सीखो इसको। माइक ऑफ करो, इंटरनल साउंड आएगा। हाँ, बस तुरंत बोलना हो, ऑन करो। तो अब दूसरा पॉइंट्स है। सोना प्रवीण कहाँ गई है तुम? हमने बता दिया है पिछले क्लास में, क्लास करना हो तो कंटिन्यू करो, अदरवाइज हम रिमूव कर देंगे क्लास से। आप अपना टाइम फिक्स कर लिया करो। दूसरा पॉइंट है खुले बाजार की नीति, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब प्रश्न उठता है कि खुले बाजार की नीति में होता क्या है? खुले बाजार की नीति में दो चीज होता है, या तो प्रतिभूति और बॉन्ड पेपर को बेचा जाता है या फिर खरीदा जाता है। खुले बाजार की नीति में दो बातें होती है, या तो प्रतिभूति और बॉन्ड पेपर को खरीदा जाता है या फिर बेचा जाता है। अब देखिए कि प्रश्न उठता है, ये प्रतिभूति और बॉन्ड पेपर क्या है? हम इसको दूसरी भाषा में कहते हैं, आपको इजी लैंग्वेज में इसे ऋण पत्र कहते हैं। सरकार आम जनता से ऋण लेती है और वो बैंक के तहत लेती, बैंक के द्वारा लेती है। तो बैंक द्वारा कैसे लेगी भाई?
तो बैंक द्वारा वो सरकार ऋण पत्र जारी करती है, ऋण पत्र को ही बॉन्ड पेपर बोलते हैं। उस ऋण पत्र को मान लो ऋण पत्र 5,000 रुपये का है और वो उसमें दिया क्या है कि 5 साल के बाद या 7 साल के बाद वो पैसे दूने हो जाएंगे। आप बैंक गए पैसा फिक्स कराने के लिए, फिक्स डिपॉजिट के लिए, तो आपने बैंक में 5,000 रुपया जमा किया, आपको बैंक ने वो ऋण पत्र दे दिया, वो कार्ड दे दिया। अब 7 साल के बाद आप जाओगे, 5,000 का 10,000 आपको मिल जाएगा। एक्चुअली हम इसको निकाल रहे हैं क्लास से। सोना एग्जिट करो, निकल जाओ क्लास से, दूसरे दिन क्लास कर लेना, नहीं तो फिर हम रिमूव करेंगे तो क्लास से रिमूव हो जाओगे। हाँ, तो हम देख रहे थे खुले बाजार में क्या होगा। खुले बाजार की प्रक्रिया के अंतर्गत हम या सरकार जो है बॉन्ड पेपर को बेचती है या खरीदती है। तो यहां जब महंगाई की बात होती है, मूल्य नियंत्रण की बात होती है, तो बॉन्ड पेपर को सरकार खरीदती है आरबीआई के द्वारा। तो हम, आप या बैंक, मतलब आम लोग या बैंक, जब यह बॉन्ड पेपर को खरीदेंगे तो यह पैसा जो हम लोग हमारे पास आएगा, क्या चीज, बॉन्ड पेपर, पैसा कहां चला जाएगा, आरबीआई के पास, गवर्नमेंट के पास। जब पैसा रहेगा नहीं तो मांग करेंगे नहीं, मूल्य कम हो जाएगा। क्लियर हो गया कि बॉन्ड पेपर यानी खुले बाजार की प्रक्रिया के अंतर्गत मूल्य नियंत्रण के लिए बॉन्ड पेपर को बेचा जाता है, आम लोग या बैंक उसको खरीदते हैं और पैसा सरकार के पास जाता है। आम लोगों के पास पैसा कम होता है और वो कम मांग करेगा और मूल्य कम हो जाता है, नियंत्रित। उसके बाद है, ये पॉइंट्स हो गया, सुरक्षित कोष के अनुपात में वृद्धि, इसको हम लोग CRR बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। प्रत्येक व्यावसायिक बैंक को केंद्रीय बैंक के नाम CRR के खाते में कुछ न कुछ जो रेट तय होता है जमा करना होता है। तो यह 1% से लेकर 10% तक हो सकता है। तो इस CRR के रेट में वृद्धि कर दिया जाता है। महंगाई रोकने के लिए CRR रेट में वृद्धि कर दी जाती है। CRR में वृद्धि होने से बैंक को अब अधिक पैसा CRR कोष में जमा करना पड़ता है, जिससे कम से कम ऋण दे पाता है। जब कम ऋण देगा, लोगों के पास कम पैसा होगा, लोग कम मांग करेंगे, मूल्य कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मार्जिन आवश्यकताओं में वृद्धि। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा मार्जिन आवश्यकता क्या है? यह एक जमानत की राशि है, जिस सिक्योरिटी मनी कह सकते हैं आप, कि अगर आपको 1 लाख लोन लेना है और मार्जिन आवश्यकता 20% है,
तो अब क्या होगा ना, बैंक 20% मार्जिनल आवश्यकता बता दिया, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। तो ना तो आपके पास 20,000 रुपया होगा, ना 1 लाख ऋण लेंगे। लेकिन यह क्यों किया जाता है? यह तब किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि लोग कम से कम कर्जा ले। तो मूल्य नियंत्रण के लिए मार्जिन आवश्यकता में वृद्धि करने से लोगों को कर्जा लेने के लिए कैश देना पड़ेगा, सिक्योरिटी मनी के रूप में। लोगों के पास जब लोगों को कैश देना होगा, तो ना कैश होगा, ना लोग पैसा मांग करेंगे और मूल्य कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है उपभोक्ता साख नियमन। उपभोक्ता साख नियमन, नियमन माने नियंत्रण करना। तो उपभोक्ता साख नियमन क्यों? महंगाई में क्या होता है, उपभोक्ता ज्यादा साख लेता है। साख माने ऋण, क्रेडिट। तो ज्यादा साख लेता है, ज्यादा ऋण लेता है। कर्जा जब ज्यादा लेगा तो ज्यादा मांग करेगा वस्तु का। तो उपभोक्ता द्वारा ली जाने वाली साख को बैंक क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है। मतलब उसके रेट को बढ़ा देगा, ज्यादा पैसा आपको सिक्योरिटी मनी जमा करना होगा, जल्दी पैसा रिटर्न करना होगा, इस तरह से उसको बताएगा, इस तरह से नियम बनाएगा कि वो कम से कम कर्जा ले और उपभोक्ता का साख कम हो जाएगा। मतलब उपभोग के लिए जो ऋण ले, जैसे अभी आप बाइक खरीदने के लिए ऋण लो, मोबाइल के लिए ऋण लो, ये सब मिल जाएगा आसानी से, किस्त में देते रहो। लेकिन अगर महंगाई बहुत बढ़ गई है, गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करना चाहती है, तो इसको कंट्रोल करना होगा। मतलब लोग ऋण लेकर के मोबाइल नहीं खरीद सकते हैं, ऋण लेकर के बाइक नहीं खरीद सकते, स्कूटी नहीं खरीद सकते हैं। इसी को कहते हैं उपभोक्ता साख नियमन। नेक्स्ट है आपका नई मुद्रा का प्रचलन एवं पुरानी मुद्रा को रद्द करना। आपने कुछ दिन पहले मोदी जी का प्लान आपने देखा होगा। ये मोदी जी का ही प्लान नहीं था, इससे पहले कांग्रेस ने भी किया था। ये झूठ मूठ का चिल्लाता है, ये कई बार ऐसा हुआ है। तो मोदी जी ने क्या किया, पुरानी मुद्रा को रद्द किया, 1000 के नोट को रद्द कर दिया। क्या लाया उसके बदले में, दूसरा नोट ले आया। तो उन्होंने 1000 का ये जो नोट बंद किया, नोटबंदी जिसको कह सकते हो, तो नोटबंदी में क्या हुआ, नई पुरानी मुद्रा को कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने का मतलब ये तो नहीं कि बर्बाद हो गया, आप जमा कीजिए और नई मुद्रा लीजिए। ये इसलिए किया जाता है कि इन्फ्लेशन को बढ़ाने में ब्लैक मनी का सबसे बड़ा हाथ होता है, काला धन का सबसे बड़ा हाथ होता है। काला धन होता क्या है, गलत तरीके से कमाई करना, जैसे घूस लेके कमाई लेना, दलाली में कमाई लेना। ये सब पैसा क्या करता है ना, अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ाता है। तो उसको रोकने के लिए सरकार क्या करती है कि नई मुद्रा जारी करती है और पुरानी मुद्रा को रद्द कर देती है। तो जो चूरे छुपा पैसा रखा होगा, वो पैसा अपने आप कागज का टुकड़ा हो जाएगा, नहीं तो वो पैसा फिर किसी को दे करके बैंक से भजाएगा, व्हाइट मनी हो जाएगा। और अगर वो ऐसा करता है, खुद भी करता है, तो बाद में पकड़ा भी जाएगा। इस तरह से पुरानी मुद्रा को रद्द कर नई मुद्रा को जारी कर मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है। उसके बाद है राजकोषीय उपाय। राजकोषीय उपाय में सबसे बड़ा चीज है कि सरकार जो है, इसको भौतिक उपाय भी, वित्तीय उपाय भी कहते हैं। तो राजकोषीय उपाय में पहला है सार्वजनिक व्यय में कमी। सरकार खर्च करती है, रोड बनाती है, बिजली बनाती है, वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा आवास योजना, सरकार सैकड़ों योजनाएं चलाती है, हजारों योजनाएं चलाती है, जिसमें सरकार खर्च करती है। ये खर्च डायरेक्ट जनता के इनकम को बढ़ा देता है। अगर वृद्धा पेंशन दे रहा है तो एक साथ देश में जितने वृद्ध को पैसा मिला, सबका इनकम बढ़ गया। सब वस्तु खोजने का बाजार में जाएगा, वस्तु खरीदने, वस्तु तो बाजार में आया नहीं, पैसा आया, तो मांग बढ़ेगा, मूल्य बढ़ जाएगा। तो इसलिए जरूरी है मुद्रास्फीति को रोकने के लिए राजकोषीय उपाय में, वित्तीय उपाय में, यह जरूरी है
कि सरकार जो खर्च कर रही है वो कम कर दे। तो सरकार के खर्च के घटने से लोगों के पास पैसे कम आएंगे, कम आने से मांग कम करेंगे और मूल्य कम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका करों में वृद्धि। यहां याद रखना होगा, कर डायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो कौन से कर में वृद्धि की बात यहां हो रही है? यहां प्रत्यक्ष कर में वृद्धि की बात हो रही है। अगर अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाया जाएगा तो हमेशा याद रखिएगा, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ने से महंगाई बढ़ती है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली वस्तु के मूल्य में शामिल होता है और वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। और डायरेक्ट टैक्स बढ़ने से लोगों के जेब के पैसे घटते हैं, मांग घटता है और मूल्य घट जाता है। तो यहां करों में वृद्धि का मतलब हो गया प्रत्यक्ष करों में वृद्धि, डायरेक्ट टैक्स में वृद्धि। तो डायरेक्ट टैक्स को सरकार क्या करेगी? बढ़ा देगी। जब सरकार प्रत्यक्ष करों को बढ़ाएगी तो प्रत्यक्ष कर के बढ़ने से लोगों के इनकम कम होंगे, जेब के पैसे घटेंगे, इनकम कम होंगे, मांग कम होगा और मूल्य ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वजनिक ऋण में वृद्धि। सार्वजनिक ऋण क्या होता है? सार्वजनिक ऋण का मतलब सरकार के द्वारा लिया गया ऋण, सरकार के द्वारा लिया गया कर्जा। तो आपको अभी थोड़े देर पहले मैंने बताया था कि सरकार आम जनता से भी कर्जा लेती है। कैसे लेती है? मैंने अभी बताया था, ऋण पत्र जारी करके, बॉन्ड पेपर जारी करके। तो सरकार बॉन्ड पेपर जारी करके कर्जा लेती है। तो जब सरकार बॉन्ड पेपर जारी करेगी तो हम आम आप आदमी, हम आप खरीदेंगे उसको, लोगों का पैसा बैंक की तरफ जाएगा, मांग कम हो जाएगा, मूल्य कम। उसके बाद है बेहतर ऋण प्रबंधन। सरकार को ऋण प्रबंधन यानी बैंक को ऋण प्रबंधन करना चाहिए और बेहतर कैसे हो सकता है? तो महंगाई के समय में सरकार को चाहिए कि अगर बैंक को चाहिए कि अगर कोई उपभोग के लिए कर्जा ले रहा है तो उसको नहीं दे, कम दे, क्योंकि उपभोग बढ़ेगा तो मूल्य बढ़ेगा। और उत्पादन के लिए कर्जा ले रहा है, फैक्ट्री खोलने के लिए कर्जा ले रहा है, तो उसे जल्दी दे, सस्ती दर पर दे। इससे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ेगा, पूर्ति बढ़ जाएगा, मूल्य घट जाएगा। और नेक्स्ट है आपका भौतिक उपाय, जिसको आपने अन्य उपाय लिखा है। इसमें उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि क्या है? तो उत्पादन में वृद्धि का मतलब ये, उत्पादन में वृद्धि का मतलब है कि मूल्य क्यों बढ़ा? पूर्ति के कमने से, मांग के बढ़ने से। जब हम उत्पादन में वृद्धि करेंगे तो ऑटोमेटिकली पूर्ति बढ़ेगा और जितना मांग है उसको मिल जाएगा। तो उत्पादन में वृद्धि से वस्तुओं की पूर्ति बढ़ती है और मांग नियंत्रित हो जाता है, तो मूल्य कम जाता है। किसी वस्तु की अगर महंगाई बढ़ी, मूल्य बढ़ी है, उसका सप्लाई बढ़ा दो। तुम्हारे यहाँ मान लो अगर सेब की कीमत बढ़ गई है, 10 ट्रक मार्केट में सेब लाकर रख दो, सेब हो जाएगा 25 रुपये केजी, इसलिए वो सड़ जाएगा अगर नहीं बिकेगा तो सप्लाई बढ़ाना। तो पॉइंट्स क्या हो गया? उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि होने से पूर्ति बढ़ती है, पूर्ति बढ़ने से मूल्य नियंत्रित होता है। नेक्स्ट है मजदूरी की दर में नियंत्रण। मजदूरी बढ़ने से वस्तु का लागत बढ़ता है, मूल्य बढ़ जाता है। तो मजदूरी को अगर नियंत्रित करते तो एक तो सीधा मजदूर मांग कम करेगा, मूल्य कम हो जाएगा। दूसरा, मजदूरी कम होने से वस्तु की जो लागत है वो कम होगी और कीमत कम होगी। ये मजदूरी कम होने से, नियंत्रित करने से प्रत्यक्षतया
तो वो मांग कम करेगा, दूसरा वस्तु का कीमत कम होगा। उसके बाद है सट्टेबाजी और जमाखोरी पर रोक। ये सट्टेबाजी जमाखोरी क्या है? अब जमाखोरी का मतलब ये, जैसे अभी बाजार में नमक है और नमक को छुपा छुपा के सब स्टॉक करके रख दिया, अब पता चलता है कि बाजार में नमक है ही नहीं, तो नमक का मूल्य बढ़ जा रहा है। क्यों? ड्यू टू स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी के कारण, जमाखोरी के कारण होर्डिंग हो रहा है, जमाखोरी हो रही। जमाखोरी को रोकना सरकार का काम है। सरकार उसको छापा मारे, प्रशासन छापा मारे, जहां वस्तुएं स्टॉक करके रखा है लोग, उसको बाहर करके बाजार में दे, मूल्य कम हो जाएगा। और लास्ट है, लास्ट नहीं, एक और होगा पॉइंट, क्या पॉइंट? सेकंड लास्ट बोलो। संबंधित वस्तुओं का उपयोग। उपयोग नहीं, फिर से देखो। आयात है। हाँ, इंपोर्ट, आयात। तो जिस वस्तु के कारण मूल्य बढ़ा है, जिस वस्तु के कारण मूल्य बढ़ा है, उस वस्तु को विदेश से ले आइए। कभी कभी प्याज में होता है ना, आप सुने होंगे प्याज का कीमत बहुत बढ़ गया, और फिर कुछ दिन के बाद सुनते हैं कि विदेशों से प्याज आयात किया गया, खरीदा गया। तो जिस वस्तु की कीमत बढ़ती है उसको विदेशों से मंगा लीजिए, मूल्य नियंत्रित हो जाएगा। और लास्ट है मूल्य नियंत्रण एवं राशनिंग। आप आसपास डीलर का नाम सुने होंगे, जहां से आप किरासन तेल लेते हैं या सरकार द्वारा जो वस्तुएं दी जाती है, चावल, गेहूं इत्यादि लोग लेते हैं। इसको कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान, पीडीएस, और आप अपनी गांव की भाषा में उसको कहते हैं कंट्रोल या डीलर से जो आप लेते हैं वो। तो वहां सरकार क्या करेगी, जो वस्तुएं काफी महंगी हुई है उसका सरकार रेट तय कर दे कि इतने रुपया में मिलेगा और इतने मात्रा में मिलेगा। मतलब 1 लीटर प्रति व्यक्ति तेल मिलेगा और 20 रुपया दर से मिलेगा। अब मूल्य भी तय हो गया, मात्रा भी तय हो गया। आप डीलर के यहाँ जाइए, संबंधित दुकान में डीलर जहां बैठता है वहां से आप फिक्स कीमत पर फिक्स मात्रा उठा के लेके चले आइए, एकदम महंगाई नहीं होगी। सरकार की अंतिम उपाय यही है कि जो वस्तुएं महंगी होती है उसको वह क्या करे, राशनिंग कर दे, मैंने कोटा फिक्स कर दे, इतने मिलेगा, इसी दर से मिलेगा। राइट? अब बताओ, इसमें से अपने से लिख लोगे सारे पॉइंट्स का डीलिंग? यस सर। अगर 4-4 लाइन भी लिखोगे तो तुम्हारे परीक्षा में जितना जरूरत है उससे ज्यादा हो जाएगा। समझ गए ना? यस सर। आज यही रहने देते हैं, अगले दिन फिर हम लोग पढ़ते हैं इसको, ठीक है? और क्लास के पहले आप प्रिपेयर्ड हो जाइए कि हमको क्लास करना है। जहां आपको नेटवर्किंग है वहां आप बैठ जाइए, और जैसे कोचिंग में क्लास करते हैं वैसे यहाँ क्लास कीजिए। तो हमको लग रहा है कि शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताओ, आज का क्लास का बताओ कि आप कोचिंग में पढ़ते तो ऐसा ही ना पढ़ते? यस सर। इसलिए कोई फर्क नहीं है। आप जैसे नोट्स चेक कराना है, आसान तरीका है, आप उसको स्कैनर से स्कैन कर लीजिए, पीडीएफ में बना दीजिए, पीडीएफ में टूटता नहीं है, और आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसको चेक कर लेंगे। हम बता देंगे कि ये लिखी आपने, ये सही है या गलत है। देखो, चेक करने का भी तरीका है, अगर वो नहीं होगा तो फिर उससे भी बेस्ट तरीका है, वो भी हम बताएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। कुछ पूछना नहीं है ना? नहीं सर। ठीक है, ओके।